बेटा बेटा एक बच्चा अगर सीजीएल के लिए भाई पीसीएस पेपर दो जाके उसके बाद बताना, ठीक है? चलो आ जाओ। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश क्या कहता है? वाकाटक वंश जो है, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बिंद शक्ति के द्वारा। क्लियर है? और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पुरिका को बनाया था, पुरिका मतलब नंदीवर्धन क्षेत्र। और इस वंश के सबसे प्रमुख जो राजा हुए वो प्रवरसेन प्रथम हुए, सबसे प्रमुख राजा प्रवरसेन प्रथम जो थे वो वाकाटक वंश के सबसे पावरफुल राजा हुए, सबसे शक्तिशाली। और प्रवरसेन प्रथम ने टोटल 4 अश्वमेध यज्ञ किए, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं बेटा, 4 अश्वमेध यज्ञ किए। किसने? तो याद कर लेना, प्रवरसेन प्रथम ने। बेटा जब प्रवरसेन प्रथम की क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब प्रवरसेन प्रथम की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद वाकाटक साम्राज्य दो शाखाओं में बढ़ गया। पहली शाखा बढ़ गई प्रधान शाखा में और दूसरी शाखा बढ़ गई वासिम शाखा में, वत्सगुल्म शाखा में। क्लियर? दो शाखा में बढ़ गई। अब जब दो शाखा में बढ़ गई तो पहली शाखा आई प्रधान शाखा, प्रधान शाखा के इतने भाई साहब जो नाम हुए, क्या नाम है? राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, नरेंद्र सेन प्रथम सेन द्वितीय। याद कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। किससे विवाह हुआ था? तो प्रभावती गुप्त का मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, सवाल बहुत अच्छे से आता है। प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था वो वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से। याद कर लेना। और प्रभावती गुप्त का पेपर में सवाल आता है कि ये किसकी पुत्री थी? तो जब गुप्त वंश आप पढ़ते हो तो वहां पर मिलता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उनके साथ विवाह हुआ था। क्लियर है? याद कर लेना। उसके बाद बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वाकाटक वंश में वासिम शाखा देख लो, इसकी स्थापना लगभग इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद कर लो। वासिम शाखा के संस्थापक कौन है? सरोसेन। राजधानी क्या बनी थी? वत्सगुल्म, वत्सगुल्म जिसको वर्तमान में वासिम महाराष्ट्र में स्थित है। इसके प्रमुख राजा हुए सरोसेन, बिंद शक्ति द्वितीय, हरिसेन। हरिसेन जो हुआ इस शाखा का, वासिम शाखा का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। और वाकाटक में कला संस्कृति क्या इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाकाटक वंश में अजंता गुफाओं के चित्रों का विकास वाकाटक काल में हुआ, ठीक? और बौद्ध कला और स्थापत्य को संरक्षण मिला और सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा का प्रचार वाकाटक वंश में ही हुआ था। क्लियर बात मेरे प्यारे बच्चे? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद वाकाटक वंश हो गया समाप्त, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अगर तुमको इंपॉर्टेंट याद करना बस ये याद करना, प्रवरसेन द्वितीय। क्लियर? इसके अलावा कुछ मत याद करना भाई, कुछ मत याद करना। और एक हम तुमको और बता दे रहे हैं जिनका नाम है प्रवरसेन द्वितीय। उन्होंने मराठी में एक पुस्तक लिखी थी, सेतुबंध। प्रवरसेन द्वितीय ने कौन सी बुक लिखी थी? ये बुक का नाम था सेतुबंध। याद कर लेना, सेतुबंध। और सेतुबंध मेरे प्यारे बच्चे किस भाषा में लिखी थी? तो याद कर लेना, मराठी भाषा में। क्लियर है? ये आपके पेपर में सवाल पक्के हो गए। क्लियर है? चलो हाँ, चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आ जाओ मैत्रक वंश। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार के द्वारा की गई। कहां पे? भट्टार द्वारा। और ये वंश गुजरात के काठियावाड़ जगह पे थी, इसलिए मैत्रक वंश की जो राजधानी बनी थी वल्लभी, जो गुजरात में पड़ती है। और यह राज्य गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र हुआ था। जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद यह साम्राज्य स्वतंत्र हो गया, ठीक? वल्लभी के मेन राजा कौन हुए? तो आप सबको पता है भट्टार तो मैत्रक के संस्थापक थे, और ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो याद कर लेना शिलादित्य जो ये एक प्रकार से 7 है, 7 शिलादित्य होंगे यहाँ पर, ये अंतिम होंगे, ये मैत्रक के अंतिम राजा होंगे। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। वल्लभी जो मैत्रक वंश की राजधानी थी एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, क्योंकि पेपर में सवाल आता है वल्लभी विश्वविद्यालय, तो आप बता ले जाओगे, ठीक है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि वल्लभी एक प्रकार से जैन परिषद हुई थी। हमने आपको बताया था जैन संगीतियां तो हुई थी, एक हुई थी पाटलिपुत्र में, एक हुई थी वल्लभी गुजरात में। तो वल्लभी में जैन परिषद का आयोजन हुआ था और चीन के यात्री भी यहाँ पर स्टडी के लिए आते थे, और यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू शिक्षा तीनों टाइप की दी जाती थी। क्लियर है? तो 23 नंबर पेज भी हमारा हो गया समाप्त। अब जब 23 नंबर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा 24 नंबर पेज पे वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश। तो फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो, और सब लोग वीडियो को लाइक करो भाई कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। देखो सब लोग, मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद वर्धन वंश और पुष्पभूति वंश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो फटाफट तरीके से भैया वीडियो को लाइक कर दो, तो क्लियर हो जाएगा एक एक सवाल भैया। तो लाइक शेयर करते रहना। पुष्पभूति वंश चाहे कहो चाहे वर्धन वंश को, कुछ भी कह लो, जो पुष्पभूति था उन्हीं बच्चे वही इस वंश के संस्थापक थे। और इस वंश का उदय थानेश्वर मतलब प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हरियाणा से हुआ था। और ये वंश जो फेमस हुआ, इतिहास में फेमस हुआ, वो हर्षवर्धन की वजह से हुआ। क्लियर है? ये भी याद करना। और इस वंश के जो प्रमुख राजा हुए प्रभाकर वर्धन हुए। प्रभाकर वर्धन की एक उपाधि थी जिसका नाम था उपाधि हूण हरिण केसरी। और सबसे पावरफुल राजा इस वंश का जो हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन। क्लियर है? अब यहाँ पे बात समझ लेना राज्यवर्धन की। तो राज्यवर्धन जो था वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था भैया। प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, आरवी का मतलब क्या? राज्यवर्धन। और छोटे बेटे का नाम क्या था? हर्षवर्धन, एचवी। क्लियर है? तो पहले राज्यवर्धन के बारे में जान लो। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था, क्लियर बात। मालवा के शासक देवगुप्त को इसने हराया था, जिसके कारण बंगाल का एक वंश था जिसका नाम था गौड़ शासक। गौड़ शासक बंगाल, गौड़ वंश बंगाल पड़ता था। क्लियर है? वहां के एक राजा थे जिनका नाम था शशांक। शशांक जो गौड़ वंश के राजा थे द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई। क्लियर है? शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। क्लियर है बात? आगे बात समझना। हुआ क्या? हर्षवर्धन ने, अब हर्षवर्धन के बारे में समझो। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। शासन का विस्तार किया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में कभी हिस्सा पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दक्षिण भारत में भी ये लड़ाई करने गए। कौन? हर्षवर्धन। पेपर में सवाल आता है वहां पे लड़ाई हुई इनकी एक राजा से जिसका नाम था चालुक्य वंश का राजा और जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पेपर में सवाल आता है किस नदी के किनारे भैया युद्ध हुआ? तो पेपर में याद कर लेना, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन भाई पराजित हो गए थे और पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे। और मैंने एक आपको अभिलेख पढ़ाया था, एहोल अभिलेख, और बताया भी था एहोल अभिलेख किससे संबंधित है। तो एहोल अभिलेख का संबंध बेटा इस पुलकेशिन द्वितीय से। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख। पढ़ना, पिछली क्लास आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो एहोल अभिलेख का संबंध बेटा पुलकेशिन द्वितीय राजा से, जिसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। ठीक, अब सुन लो। हर्ष प्रारंभ में किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को, और बाद में ये महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक महायान और एक थी हीनयान। क्लियर है? अब सुन लो। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हर्ष है, महामोक्ष परिषद की आयोजन कहां पे करता था? प्रयाग में। कितने वर्ष में करता था? तो प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था हर्षवर्धन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वेनसांग जो चीनी यात्री था, वेनसांग, वो किसके दरबार में आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये चीज याद कर लेना। दूसरी बात, वेनसांग को हम लोग बेटा बोलते हैं क्या? वेनसांग को बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, और दूसरी बात, शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो शाक्य मुनि भी मेरे प्यारे बच्चे हम लोग वेनसांग को ही कहते हैं। याद करना। सुन लो, हर्षवर्धन खुद एक बहुत बड़ा लेखक था। हर्षवर्धन खुद एक बहुत बड़ा लेखक था। उसने संस्कृत में ये नाटक लिखे थे। और संस्कृत में कौन कौन से नाटक लिखे थे? एक लिखा था रत्नावली, एक लिखा था नागानंद, एक लिखा था प्रियदर्शिका। ये तीनों के तीनों भैया रचना किसकी है? तो हर्षवर्धन की है। याद कर लेना। हर्षवर्धन की जो डेथ हुई थी वो 647 ईस्वी में हुई थी। और याद कर लेना, हर्षवर्धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसके बाद भैया वर्धन वंश का पतन हो गया। ठीक, और हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे, उनका नाम था बाणभट्ट। याद कर लेना। हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे जिनको हम लोग बोलते हैं बाणभट्ट। याद कर लेना। और बाणभट्ट की रचना का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित भी आप कह सकते हो
और कह सकते हो कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित ये दोनों बच्चे रचनाएं किसकी हैं? तो बाणभट्ट की हैं। किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। क्लियर है? तो हर्षवर्धन की बात इतनी हो गई। अब भैया इसके बाद काम समाप्त होता है। अब हेडिंग जो तुम्हारी किताब में आ रही होगी जिसका नाम है भैया दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अब दक्षिण भारत के वंशों को पढ़ेंगे और सबसे पहले इधर तमिलनाडु में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है पल्लव वंश। क्या पढ़ेंगे? पल्लव वंश। क्लियर है? तो पल्लव वंश के बारे में देखते हैं। पल्लव वंश का उदय कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? पल्लव वंश का जो उदय हुआ